आइए अब चिट्ठा यानी स्थिति विवरण बनाते हैं, तुलन पत्र बनाते हैं, बैलेंस शीट जिसको आप बोल रहे हो। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट बना देता हूं, फिर हम पुरानी बैलेंस शीट को देखते देखते यहां पर क्या कर देंगे, सभी नए समंक ले लेंगे। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आपके सामने बैलेंस शीट बना रहा हूं। ये देखिए बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र बोल दें, चिट्ठा बोल दें, स्थिति विवरण बोल दें। एज ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को मैं बना रहा हूं। तो बैलेंस शीट वही जैसे आप जानते हैं वही बैलेंस शीट यहां पर आपको बनानी है। एक संपत्ति पक्ष होता है, एक दायित्व पक्ष होता है। तो संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष को आपको यहां पर क्या करना है, दिखाना है। तो ये आपका लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटीज रुपीज में, और ये आपका असेट साइड है, असेट्स संपत्ति पक्ष है, ये रुपीस में। चलिए पुरानी बैलेंस शीट को देखिए और उसके अनुसार नई बैलेंस शीट बना दीजिए। तो पुरानी बैलेंस शीट को देखने के लिए आप यहां देखिए, पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश दिया हुआ है 50,000। इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? देखिए अभी तक राधा को कोई भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो थे वो 34,000 में बेचे गए, यानी 34,000 रुपए मिले होंगे। तो 50,000 तो पहले से थे, 34,000 विनियोग बेचने से मिले। तो कुल मिलाकर आपका सबसे पहले यहां जो आएगा वो रोकड़ शेष आएगा। रोकड़ शेष जिसको कैश बैलेंस आप बोल रहे हो, ये कैश बैलेंस कितना होगा? देखिए पहले से ही 50,000 था आपके पास में, 34,000 विनियोग बेचने से मिला, और 34,000 अगर मैं यहां जोड़ दूंगा तो कुल मिलाकर आपका कैश बैलेंस कितना होना चाहिए? 84,000, 84,000 रुपए होना चाहिए। वो 84,000 रुपए आपको क्या करना है, यहां पर दिखाना होगा। 84,000 रुपीज आपको यहां पर प्रेजेंट करना होगा। जो 84,000 रुपए है वो मैं यहां दिखा रहा हूं, ये लीजिए 84,000 रुपए। अब वापस प्रश्न के ऊपर चलते हैं, क्या और दिया हुआ है? स्टॉक में 20% की वृद्धि हुई थी, यानी 16,000 रुपए स्टॉक के बढ़े थे। तो 80,000 और 16,000 आपके कितने हो जाएंगे? 96,000 हो जाएंगे। तो अगला जो आइटम है वो स्टॉक है। स्टॉक क्या था? 80,000 तो पहले से था, 16,000 बढ़े थे, 20% बढ़ाया था इसको हमने, तो ये हो जाएगा 96,000 रुपए। ये 96,000 रुपए मैंने दिखा दिया। वापस प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देनदारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, डेटर्स में कोई भी चेंज नहीं है। कितना देनदार है? वही 40,000 रुपए रहेंगे। तो चलिए देनदारों को वही 40,000 रुपए दिखा दीजिए। ये लीजिए डेटर्स कितने? 40,000 रुपए, ये 40,000 रुपए। वापस प्रश्न पे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट, विनियोग या निवेश आप बेच चुके हो, तो वो आपके पास अब नहीं है क्योंकि इनको बेचा जा चुका है, प्रश्न में दिया हुआ था। बिल्डिंग 5 लाख की थी, 1 लाख रुपए बढ़ाया, तो बिल्डिंग क्या होगी? 5 और 1 6 लाख रुपए हो गए। तो आपको 6 लाख रुपए की क्या करनी है, यहां पर बिल्डिंग दिखानी है। तो मैं यहां पर बिल्डिंग दिखा रहा हूं, ये लो नए चिट्ठे में बिल्डिंग कितना? 5 लाख तो पहले था, 1 लाख की वृद्धि इसमें की गई है, इसको 1 लाख से बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 6 लाख रुपए की क्या आ गई? बिल्डिंग आ गई है। ये बिल्डिंग को दिखा दिया मैंने। अब वापस उसी पुरानी बैलेंस शीट पे चलते हैं। प्रश्न में दी गई विभिन्न लेनदार, क्रेडिटर्स, संद्री क्रेडिटर्स कितने थे? 60,000। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये यूं का यूं दिखाए जाएंगे। संद्री क्रेडिटर्स आपके क्या होंगे? 60,000 रुपए पहले थे, वही 60,000 में दिखा रहा हूं। तो ये लीजिए संद्री क्रेडिटर्स जो थे 60,000 रुपए थे, वापस में 60,000 रुपए दिखा रहा हूं। उसके बाद में जनरल रिजर्व दिया हुआ था, लेकिन जनरल रिजर्व तो हम क्या कर चुके हैं? बांट चुके हैं। किसमें? इन तीनों साझेदारों में, तो अब नहीं दिखाएंगे। कैपिटल, ये कैपिटल जो थी वो पुरानी थी, अब मुझे नई पूंजी दिखानी है। तो आप यहां देखिए कि आपने अभी यहां पर पूंजी खाते बनाए थे। पूंजी खातों में एक तो ये 4,30,000 रुपए का राधा का लोन, अब राधा को 4,30,000 रुपए लोन का मतलब ऋण है, देने बाकी है, तो ये आपका दायित्व है। तो ये नए चिट्ठे के दायित्व में आपको दिखाना होगा राधाज लोन आपका कितना है, राधा का लोन कितना है। कैपिटल दिखाने से पहले राधा का लोन दिखाइए। वो राधा का जो लोन है वो 4,30,000 रुपए आपके है, वो 4,30,000 दिखाइए। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि और क्या है, यहां पर अगर देखा जाए
तो करंट अकाउंट है, लेकिन करंट अकाउंट अब मैं अभी दिखाता हूं। उससे पहले ये बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी जो है वो पूंजी का शेष बताता है, जो वर्ष के अंत में पूंजी का शेष या जो राधा के अवकाश ग्रहण करने के बाद पूंजी का शेष था वो गीता के 3 लाख और गर्व के 2 लाख। तो ये पूंजी है आपकी, कैपिटल है। तो यहां पे मैं दिखा रहा हूं कैपिटल्स, गीता और गर्व 2 ही साझेदार बचे। गीता 3 लाख और गर्व 2 लाख, कुल मिलाकर कितना हो गया? 5 लाख रुपए हो गया। ये 5 लाख रुपए इन दोनों की पूंजी मैंने यहां पर, नई फर्म की पूंजी 5 लाख थी, वो 5 लाख आ गई। अब एक चीज जो थी वो थे आपके ये करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट दिख रहे हैं आपको यहां पर, मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके करंट अकाउंट को। तो करंट अकाउंट जो है वो आपका क्या है? ये करंट अकाउंट 42,000 रुपए तो किसका? गीता का। 1,28,000 रुपए किसका? गर्व का। इसका मुझे क्या करना है? यहां पर समायोजन करना है। इसका समायोजन किस तरीके से किया जाएगा ये आप देखिए। यहां पर इसका समायोजन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपके सामने इसका समायोजन करता हूं। ये जो करंट अकाउंट है ये 42,000 और 1,28,000 क्रेडिट में दिखाया आपने। क्रेडिट का मतलब हमेशा जिधर योग ज्यादा होता है वो बैलेंस, वो खाता, वो ही शेष दिखाता है। देखो हमने क्रेडिट में क्यों दिखाया? क्योंकि डेबिट का योग ज्यादा था, डेबिट की टोटल ज्यादा थी। ये भी क्रेडिट साइड क्यों दिखाया? क्योंकि डेबिट की टोटल ज्यादा थी। यानी ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है। ये कौन सा बैलेंस प्रदर्शित कर रहे हैं? बेसिकली ये कौन सा बैलेंस दिखाते हैं? हमेशा डेबिट बैलेंस ही दिखाते हैं। यदि हम किसी को बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी का शेष निकाल रहे खाते का, तो वो शेष हमेशा कहां दिखाया जाता है? जिधर की साइड टोटल ज्यादा होगा, योग ज्यादा होगा। यानी ये करंट अकाउंट डेबिट शेष दिखा रहे हैं। डेबिट शेष का मतलब होता है, चूंकि आप जानते हो आपका संपत्ति पक्ष भी क्या दिखाता है? डेबिट शेष दिखाता है। संपत्ति पक्ष का मतलब ये असेट साइड होती है। कौन से बैलेंस को दिखाने के लिए होती है? डेबिट बैलेंस को दिखाने के लिए। तो करंट अकाउंट आपको क्या करने पड़ेंगे? यहां पर दिखाने पड़ेंगे। किसके? गीता और गर्व दोनों के। गीता का जो था वो कितना था? अभी आपने देखा था गीता जो थी, गीता का करंट अकाउंट जो था वो 42,000 रुपए था और गर्व का 1,28,000 रुपए था। तो 42,000 तो गीता का, गर्व का 1,28,000 रुपए, इन दोनों का योग करेंगे तो 1,70,000 रुपए इन दोनों के कैपिटल अकाउंट के आपको मिलेंगे। 1,340, 1,70,000 रुपए। तो सभी मदे मैंने चिट्ठे में दिखा दिए। अब इसका योग करिए, वो योग बराबर आना चाहिए। बराबर आएगा इसका मतलब आपने जो प्रश्न हल किया वो बिल्कुल सही है, और बराबर ना आए तो इसका मतलब प्रश्न गलत नहीं है, आपके हल में कोई गलती है, आपने जो सॉल्यूशन किया है उसमें कोई मिस्टेक है जिसको आपको वापस चेक करना होगा। तो आइए मैं इस चिट्ठे को मिलाता हूं। 0 0 0, चौथी डिजिट भी 0 है, फिर 6 और 3 9, ये 9, 5 और 4 9, ये 9,90,000 रुपए। संपत्ति पक्ष में भी हम देखते हैं 3 0 है, ये 3 0, 6 और 4 10, 0, 1 हासिल का, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 का 9 हासिल लगा 2, 2 और 6 8 और 1 9, 9,90,000 रुपए। ये 9,90,000 रुपए संपत्ति और 9,90,000 रुपए दायित्व, दोनों का योग बराबर आ गया। इसका मतलब आपका प्रश्न क्या हो चुका है? मैच हो गया। मैच होने का मतलब आपका प्रश्न हल जो था वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, उसमें कोई भी एरर नहीं है।